सर्कुलर मोशन में 2001 में आए हुए इस क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r. If their time period are same, then the ratio of angular velocity will be. आपके पास दो पार्टिकल हैं जिनका मास कैपिटल M और स्मॉल m है, जो कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, जिनकी रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r है. दोनों के लिए सर्कुलर पाथ पर मोशन करने का जो टाइम पीरियड है दैट इज सेम, और आपसे एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा है. तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t. नाउ 2π इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, t टाइम पीरियड दोनों के लिए आपको सेम दे रखा है, तो यहाँ पर जो ओमेगा आएगा दैट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट. ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब सेम ही आएगा, इसका मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल होंगे, जिसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो वो आ जाएगा 1 के इक्वल. मतलब ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्कुलर मोशन का ही. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is. क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि 20/π मीटर की रेडियस के किसी सर्कल पर मोशन करता है. इसके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जब मोशन शुरू होती है, बिगिन होती है, तो उस मोशन के शुरू होने के सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड में वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस की थर्ड इक्वेशन से v² होता है u² प्लस 2as के इक्वल. नाउ जब आपकी मोशन बिगिन हुई है, शुरू हुई है, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसका मतलब u तो हो जाएगा 0, बचा v² इक्वल टू 2as. v की वैल्यू आपको दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड, सो 80 का स्क्वायर इक्वल टू 2a हमें पता नहीं, s आपको दे रखा है. देखो सेकेंड रिवोल्यूशन मतलब दो रिवोल्यूशन हो चुके हैं, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस होती है 2πr, दो रिवोल्यूशन में हो जाएगी 4πr. r की वैल्यू आपको दे रखी है 20/π मीटर, तो ये हो जाएगा 4π, r की वैल्यू 20/π. ओके, अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 20 × 4 80 से 80 कैंसिल, इस 2 से ये 80 कैंसिल, मिलेगा 40. इसका मतलब a इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ स्टोन tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 1 मीटर लंबी किसी स्ट्रिंग के एक एंड से एक स्टोन को टाई किया गया है, बांधा गया है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको घुमाया गया है. अब घुमाते टाइम इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 तो 0 होगा. ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये कहा गया है कि 44 सेकेंड में ये 22 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी. अब कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, बचा कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC बचा, और AC की वैल्यू हमारे पास होती है v²/r के इक्वल. तो हमारे पास सिर्फ बचेगा AC विच इज इक्वल टू v²/r. नाउ व्हाट इज v? v की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है. क्वेश्चन में आपसे बोला गया स्पीड कैसी है, कांस्टेंट. ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, और सर्कुलर पाथ पर मोशन करने की वजह से
इसके पास स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस जो कि पेरीमीटर के इक्वल होगी अपॉन में टोटल टाइम जो कि टाइम पीरियड के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट हुआ, सर्कुलर पाथ पे रेडियस कितनी थी r, तो वेलोसिटी या स्पीड इसकी हो जाएगी 2 पाई r अपॉन t, सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड। यही वैल्यू हम AC की इक्वेशन में रखेंगे, मतलब यहाँ पर इसको अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो AC हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। तो AC की वैल्यू हमारे पास बनी, देखिए AC हमारे पास बना 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r। नाउ r से r तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो AC हमारे पास मिला हमें 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू कितनी थी, तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। साथ ही साथ आपसे कहा गया है 22 रिवॉल्यूशन हुए हैं 44 सेकंड में, तो एक रिवॉल्यूशन कितने में होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 सेकंड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 22 रिवॉल्यूशन का जो टाइम है दैट इज़ 44 सेकंड, तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम आपके पास हो जाएगा 44/22 सेकंड विच इज़ इक्वल टू 2 सेकंड। तो मतलब आपका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 मीटर है, तो आप जैसे ही दोनों वैल्यूज़ AC में रखोगे तो AC मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी आया आपके पास 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो AC आ जाएगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अपना आंसर कौन सा आएगा, देखिए शुरू के 3 ऑप्शन पाई स्क्वायर है एंड फोर्थ ऑप्शन पाई स्क्वायर अपॉन 4 है, तो फोर्थ तो ऑप्शन है नहीं, बचा कौन A, B एंड C। तो अब देखते हैं डायरेक्शन, तो A में है डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये सही है। डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये गलत है। डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा A, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही लगता है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A roller coaster is designed such that riders experience weightlessness as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between. क्वेश्चन में बोला गया है एक रोलर कोस्टर है जिसमें जब आप इसके टॉप पर जाते हो, मतलब यहाँ पर, तो आप वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हो। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है। आपसे पूछा गया है उस टॉप पॉइंट पर उस कार की स्पीड कितनी होगी, मतलब ये कंडीशन है, आप यहाँ हो, इस कंडीशन में आपके पास होगा क्या, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा आपके पास mg, और ये जो mg है यही आपको सर्कुलर पाथ के लिए mv² अपॉन r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तभी आप यहाँ पर रोटेट हो सकते हो, घूम सकते हो। इसका मतलब mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r, m से m कैंसिल, सो v आ जाएगा रूट ऑफ rg। नाउ रूट ऑफ rg ये आपके पास वैल्यू आएगी। r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी 20, और g की वैल्यू अपन 10 लेते ही हैं, तो हमारे पास v आ जाएगा रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आएगा 14 पॉइंट समथिंग के इक्वल, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14 एंड 15 के बीच में। यहाँ पर वैल्यू जो वेलोसिटी की है दैट इज बिटवीन 14 to 15 मीटर पर सेकेंड, रूट ऑफ 200 तो यही बनेगा ना। तो यहाँ पर 14 से 15 मतलब ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, एक सेकेंड। A particle moves in a circle of radius 5 cm with constant speed and time 0.2 pi second. The acceleration of the particle is। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि 5 सेंटीमीटर की रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होती है। आपके पास टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड है। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है तो अब आप समझ ही गए हैं कि एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब हमारे पास v तो है नहीं तो v की वैल्यू अगेन सेम हो जाएगी कि जब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो 2 पाई r अपॉन टी का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन r, तो ये ए सी आपके पास बन जाएगा, या ए की वैल्यू आपके पास आएगी 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी। नाउ व्हाट इज r? r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, t की वैल्यू आपको देखिए 0.2 पाई, ठीक है, टी स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 5 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0.2 पाई का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 0.04 पाई स्क्वायर, ये टी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बनेगी, देखिए काट देते हैं यहीं पर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 0.04 से 4 जाएगा 100 टाइम, इस 100 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली आंसर मिला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपको आंसर में मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is। 1000 kg मास की एक कार है जो कि किसी बैंक्ड रोड पर मोशन करती है। अब इस बैंक्ड रोड का जो बैंकिंग एंगल है दैट इज 45 डिग्री एंड कर्व होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर है 90 मीटर। आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ कार कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल होता है टेन थीटा के। वी स्क्वायर अपॉन आर जी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो वी आ जाएगा रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। अब ये कैसे आई, तो आपके पास बैंक्ड कर्व्ड रोड दे रखा है, बैंक्ड है और कर्व्ड रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास में नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि बैंक्ड भी है और कर्व्ड भी है। तो नॉर्मल का जब आप वर्टिकल के साथ एंगल लोगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ऊपर बनेगा एन कोस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ बनेगा एन साइन थीटा। यहाँ पर ये जो एन साइन थीटा है यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड करेगा और एन कोस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। ठीक है, तो यहाँ से हम साइड में इसको कर लेते हैं कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर एंड एन कोस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं, एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल होता साइन अपॉन कोस मतलब टेन थीटा के। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला सीधा पता हो तो हम सीधा यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका तरीका हो जाएगा, साइड में शो कर दिया अपन ने कि भाई इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, आर की वैल्यू है 90, जी की वैल्यू 10 एंड थीटा है 45, तो ये हो गया 90 इंटू 10 इंटू 10 45, 10 45 डिग्री होता है आपके पास 1, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास आंसर बनेगा रूट ऑफ 900 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड की वैल्यू आएगी, कार की स्पीड कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेकेंड, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा।
अब ये कैसा है फॉर्मूला, तो वो अपन ने साइड में कर रखा है कि इस तरह से ये अपना आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर पैक ऑफ रेडियस r if mu s represents the static friction between the road and tires of the car, then maximum speed of the car in circular motion is given by। क्वेश्चन में ये बोला है एक कार है जो कि किसी सर्कुलर ट्रैक पर, ये पैक नहीं ये ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी रेडियस r है इस पर मोशन करती है। यहाँ म्यू एस जो है वो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, किसके बीच में, रोड और टायर्स के बीच में। अब आपसे पूछा गया मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जिससे वो कार सर्कुलर पाथ पे मोशन कर सके। तो देखिए सर्कुलर पाथ पे कार को मोशन करना है, अब की बार बैंकिंग नहीं है, अब की बार क्या दे रखा है कि आपके पास फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन के इक्वल। अच्छा एन किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, तो फ्रिक्शन हो गया म्यू एम जी के इक्वल। ये जो म्यू एम जी है यही कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही म्यू एम जी आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होगा, म्यू एम जी के इक्वल। मास से मास कैंसिल, वी स्क्वायर बना म्यू आर जी के इक्वल, सो वी आ जाएगा रूट ऑफ म्यू आर जी। क्वेश्चन में म्यू एस दे रखा है तो यहाँ म्यू की जगह हर जगह क्या कर लेंगे अपन, म्यू एस, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को म्यू एस से आपने शो कर रखा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी रूट ऑफ म्यू एस आर जी। रूट ऑफ म्यू एस आर जी अपना कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर भी कौन सा होगा, डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है टू स्टोन्स of masses m and 2m are wheeled in horizontal circles. The heavier one in a radius r by 2 and lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of value of heavier stone when they experience same centripetal force. The value of n is। क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो स्टोन्स हैं जिनके मास m और 2m है। m वाला जो मास है वो आपके पास आर रेडियस पर, लाइटर वन की क्या है आर रेडियस, तो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, और 2m मास जो है वो r/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। दोनों में जो सेंटीपिटल फोर्स है वो सेम है, तो आपको बताना है कि इनकी स्पीड, अगर आपको स्पीड के बीच में रिलेशन दे रखा है कि टेंजेंशियल स्पीड जो लाइटर स्टोन की वो n टाइम्स है हेवियर स्टोन की, तो स्पीड में अगर ये रिलेशन दे रखा हो तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दो मासेस हैं m और 2m, एक हल्का है एक भारी है, दोनों की अलग अलग रेडियस दे रखी है। आपसे ये कहा गया है कि जो लाइटर स्टोन है उसकी स्पीड हेवियर से n टाइम है, हेवियर स्पीड की n टाइम है। तो आपसे पूछा गया है कि इनके सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होने पर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास दे रखे दो स्टोन में एक तो आपके पास m, दूसरा है 2m। आपको कहा गया है कि जो लाइटर है उस लाइटर की रेडियस है r, मतलब m मास की ये जो रेडियस है वो है r, और वहीं पर 2m मास की रेडियस है r/2, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो लाइटर है, लाइटर मतलब m, तो उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है दैट इज n टाइम्स ऑफ हेवियर, मतलब अगर लाइटर की स्पीड में v1 ले लूँ और हेवियर की v2, तो आपसे कहा गया है v1 इक्वल टू nv2 है। कब, जब इनके सेंट्रीपिटल फोर्सेस सेम हो। सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होने का मतलब कि m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2। m1 की जगह लाइटर मास लेते हैं तो m, इसकी रेडियस हो गई हमारे पास स्मॉल r, एंड वेलोसिटी हो गई v1 स्क्वायर। हेवियर हो गया 2m, रेडियस हो गई r/2 एंड वेलोसिटी हो गई v2 का स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये m/r तो चलता रहेगा। v1 इक्वल टू था nv2, v1 इक्वल टू क्या दे रखा है n टाइम्स ऑफ v2, तो v1 की वैल्यू रखने पर n स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू ये बना 4m v2 स्क्वायर अपॉन r। क्या कैंसिल होगा बेटा, m/r v2 स्क्वायर, m/r v2 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास में n स्क्वायर इक्वल टू 4 आया,
इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में n पूछा गया था उस n की वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट कैन कंप्लीट द लूप। m मास की एक बॉडी को किसी वर्टिकल सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस r है उसमें मिनिमम किस वेलोसिटी से एंटर करना चाहिए ताकि वो अपना लूप कंप्लीट कर सके। तो देखिए, हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप हो, वर्टिकल सर्कुलर लूप हो जिसकी रेडियस हमारे पास r गिवन है, तो इसके हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। सबसे लोएस्ट पॉइंट पर तो होती है √5gr मिनिमम वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पर होती है √5gr, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर होती है आपके पास √3gr, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है √gr, अगेन हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर क्या आ जाएगी √3gr। अब आपके पास क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं कर रखा है, क्वेश्चन में यही बोला है मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो लूप कंप्लीट कर सके। तो अब आपको दिख रहा है कि आप जैसे जैसे लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। लोएस्ट पॉइंट पर √5gr, हाईएस्ट पॉइंट पर √gr। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट है तो √5gr, हॉरिजॉन्टल है तो √3gr एंड हाईएस्ट पॉइंट पर है तो √gr। अब मेंशन तो कर नहीं रखा, तो इस वजह से अपन लोएस्ट स्पीड किसको लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट को, मतलब √gr। √gr मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर इस केस में होगा। ध्यान रखिएगा, आपको जब तक पॉइंट मेंशन ना किया जाए तब तक लोएस्ट स्पीड √gr ही होगी, क्योंकि आप हाईएस्ट पॉइंट से एंटर करवा दो तब भी क्या होगा, एक सर्कुलर लूप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, पॉइंट अगर लोएस्ट बोला जाए तो फिर √5gr आपको लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of particle becomes equal to 8 into 10 raised to power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? क्वेश्चन में बोला है 10 ग्राम का कोई पार्टिकल है जो कि 6.4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कुलर में मोशन करता है जिसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल हो जाती है, वो भी सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड में, तो उस कंडीशन में इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा। पार्टिकल ने अपनी मोशन शुरू से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो हम यहाँ पर सिंपल सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ½ mv² माइनस u²। नाउ एज पर द क्वेश्चन u इज 0 बिकॉज पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स रिवोल्यूशन फ्रॉम रेस्ट या फ्रॉम बिगिनिंग। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ½ mv²। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे 80 पूछा गया है, ठीक है, 80 पूछा गया है और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, ½ mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻4, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही थी। तो 80 आपसे पूछा है तो हम इसकी वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए 80 क्या हो जाएगा, ये जो ½ mv² है इसको फिर से अपन फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं अपॉन में m इंटू एस। अब काइनेटिक एनर्जी थी 8 इंटू 10⁻⁻4, मास आपके पास था 10 ग्राम, ग्राम मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ अब बचा एस, एस मतलब डिस्टेंस कितनी चली। तो देखो सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड में है, मतलब 2 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस, क्योंकि सर्कुलर पाथ था, तो सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास 2πr, और 2 रिवॉल्यूशन हुए तो 4πr।
आर कितना है 6.4 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को थोड़ा कन्वर्ट करके लिख देते हैं KF/m इंटू 4πr। तो ये हो जाएगा KF फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8 × 10⁻⁻⁴ अपॉन m 10 ग्राम है, ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, बचा 4π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में था। ठीक है, इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.099, या हम इसको लगभग लिख सकते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। वैल्यू 0.099 आएगी, जिसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r. The road is banged at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs. The maximum safe velocity of this car is. क्वेश्चन में बोला है एक कार है जो कि कैपिटल R रेडियस की कर्व्ड रोड पर मोशन कर रही है। अब ये जो कर्व्ड रोड है इसका एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल थीटा आपको गिवन है। कार के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μs है। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कार की पूछी गई है जिससे वो सड़क पर उस रोड पर चल सकती है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा कि ये एक सड़क थी, बैंक्ड सड़क है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास में बैंकिंग एंगल आपको गिवन है थीटा। यहाँ पर कोई आपकी कार मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। आपसे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इस कार पर नीचे की तरफ लगता mg जो इसका वेट है, ये इस पर लगता आपके पास नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एंड अब बात रही फ्रिक्शन की, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी तब आएगी जब इस कार को ऊपर जाने से, ऊपर स्लाइड होने से, स्लिप होने से रोका जाएगा। वो कब होगा, जब आपके पास फ्रिक्शन लगे किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज अलोंग द सरफेस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इनके कंपोनेंट। सबसे पहले नॉर्मल के कंपोनेंट। तो देखिए बेटा, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो अब इस नॉर्मल के इधर वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा n sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा था, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो ये फ्रिक्शन है, ये एंगल कितना हुआ थीटा हुआ, ये एंगल क्या है थीटा है। तो इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट जब मैं इधर बनाऊंगा तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और डाउनवर्ड कंपोनेंट बनेगा f sin थीटा, ठीक है। अब सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो आया ही नहीं भाई, आपको रोटेट भी तो करवाना, घुमाना भी तो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगना चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये कार बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आप इनको इक्विवेलेंट रखोगे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए, कार को अगर स्टेबल रखना है तो n cos थीटा mg प्लस f sin थीटा के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं लिख सकता हूँ f sin थीटा प्लस mg इक्वल टू n cos थीटा, विच मीन्स mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो n sin थीटा और f cos थीटा है वो मिलके क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। मतलब में हम लिख सकते हैं n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 2 में 1 का अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 में इक्वेशन 1 का अपन डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बना देखो, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv²/r।
एंड यहाँ बन जाएगा नीचे n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। हमें इनका क्या करना था, डिवीजन करना था, डिवाइड करना था। नाउ जो फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ पर म्यू एस इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर m से m कैंसिल, तो बचा क्या, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में n जो है वो ऊपर और नीचे दोनों से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन आके कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बचेगी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक काम और कर सकते हैं, हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कोस थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं। तो कोस थीटा कॉमन आएगा तो ऊपर बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू एस, नीचे आपके पास कोस थीटा कॉमन आएगा तो बन जाएगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल में वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आपने जो कोस थीटा कॉमन लिया वो कट जाएगा, यहाँ पर ये जो साइन अपॉन कोस है ये बनेगा टेन थीटा। तो आपके पास जो फाइनली वैल्यू आएगी दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ से आपको v निकालना था तो v आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा का रूट, अंडर रूट में आएगा क्योंकि v स्क्वायर था, यहाँ आपके पास v स्क्वायर था, v स्क्वायर से v लाने के लिए आपको रूट में वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ऑप्शन अपना देखते कौन सा आ गया, अपने पास ऑप्शन अपने को मिलेगा रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर डी।